मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहती हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चिश्ती साहब समर्थन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या खामियां मौजूदा वक्फ बोर्ड में है या उसके नियमों में है जिसकी वजह से आप संशोधन को सही मानते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, मुझे आपने मौका दिया। पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है ना, मैं उनका उत्तराधिकारी, उनका बड़ा बेटा हूं। जी सही नसीब। जी जी। देखिए, समर्थन की बात है तो समर्थन तो हमने जब ये वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जब भी हमने किया था उस वक्त भी समर्थन किया था, क्योंकि ये बात सभी तंजीमें, सभी ऑर्गेनाइजेशन तस्लीम करेंगे कि हाँ, कि इसमें वक्फ बोर्ड, मौजूदा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है। ये भी सब मानते हैं करप्शन है, ये भी सब मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ इसमें इन बातों में कोई डिस्प्यूट नहीं। अब इशू ये आ रहा है कि साहब, ये पॉलिटिकल लड़ाई बन चुकी है, इसका पॉलिटिकल विरोध है। और देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको विरोध करने का अधिकार भी है, सहमति असहमति देने का भी अधिकार है, करें। लेकिन जो पिछले 4-5-10 दिनों में हमने बयान देखे हैं, उससे बड़ी तकलीफ हुई कि जिस तरीके से जज्बाती बयान देके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आपकी मस्जिद छीन जाएगी, दरगाहें छीन जाएगी, मदरसे छीन लेंगे, आपके इमाम बाड़े छीन लेंगे, तो ये बातें सरासर गलत। देखिए, आपकी सहमति असहमति हो सकती है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ सेक्शन नहीं हो, लेकिन इसके कतई माने नहीं कि सरकार की नीयत ऐसी होगी। और सरकार जब कोई आधिकारिक तौर पे एक बयान देती है पार्लियामेंट में, तो वो बयान आधिकारिक होता है, उससे सरकार प्रतिबद्ध होती है और पाबंद होती है उस बयान को। और जो बाहर बयान दिए जाते हैं मीडिया पे, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती अंडर द लॉ। अब ये लोगों में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि साहब, तुम्हारे मुस्लिम जो शरई मामला है उसमें मुदाखलत की जा रही है। हाँ। देखिए, वक्फ शरई मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए संविधान से पहले भी और संविधान के बाद में भी 1954 में जब वक्फ एक्ट आया, तो एक प्रक्रिया बनाई गई, एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, उसके तहत वक्फ बोर्ड की फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अमेंडमेंट होता है, तो सेंटर ऑफ काउंसिल का भी नॉमिनेशन फॉर्मेशन हो गया। और एक उसमें सिस्टम लाया गया, भाई चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे। तो इसमें वक्फ में तो इन बातों का, शरीयत में तो इस बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन एक सिस्टम बनाया ना उसको मैनेजमेंट करने के लिए। और उसके बाद में उसमें कितने अमेंडमेंट होगा, 1954 के बाद में 4 अमेंडमेंट हुए, फिर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट की जरूरत थी। आज की तारीख में जो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है, उसका किराया लाखों की तादाद में कम से कम होना चाहिए। उनका किराया लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ले रखी उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उन्होंने उस पर 1000, 2000, 3000 रुपए तक का किराया बांध रखा है। तो आप सोचिए, जिस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करोड़ों है और उसका किराया कम से कम लाखों की तादाद में होना चाहिए, तो उसका कहाँ है? और दूसरी जाती है डिजायर ऑफ द डोनर। कौन सी ऐसी वह प्रॉपर्टी है जो डोनर की डिजायर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रही है? और कौन सा ऐसे वाकिफ थे, डोनर थे, जिन्होंने अपनी ये कहा था कि मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी में से वक्फ बोर्ड के कानूनों को तनख्वाह दी जाए? आज तक ये नहीं था कि वक्फ की शराइ तो पामाल हो रही है, क्योंकि ये कानून चलाया, इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया है। ठीक है। वक्फ बोर्ड के लोगों की तनख्वाह कहां से जा रही है? और कौन सा ऐसा वाकिफ था जिसने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी की इनकम में तनख्वाह इनको देना, बाबुओं को? नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। वक्फ में अमेंडमेंट की बहुत जरूरत है। कुछ लोग हैं जो पूरी वक्फ पे काबिज हैं और जिनको तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे गैर कानूनी तरीके से काबिज हो चुके हैं। लोग कहते हैं आम मुसलमान से जुड़ा हुआ मसला है। आम मुसलमान तो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम को घर में घुसते हुए सोचता है कि जेब में 400-500 रुपए लेके जाऊं ताकि घर में खाना खिला सकें। बच्चों, हमारे कौम के लोगों की तो हालात ये है। सच्चा कमेटी क्या बोलती है कि मुसलमानों की पोजीशन आज की तारीख में क्या है? लेकिन फिर जज्बात भड़काए जा रहे हैं। सीए एनआरसी के टाइम में भी ये किया गया था। सीए एनआरसी लागू हुए 1 साल हो चुका है। सीए एनआरसी के लिए कहा गया मुसलमानों को तुम्हें भगाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। बच्चे रोड पे आए, दंगे फसाद हुए। वो बच्चे आज कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग जमानतों में बाहर आ गए, लेकिन अदालतों को चक्कर काट रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड प्रोवाइड की गई है, लेकिन उनके घर का पुरसाने हाल कौन है? उनकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी कौन है? घर वालों को खाना खिलाने वाला कौन है? आप ऐसे बयानात ना दें। मैं सबसे अपील करता हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से ठीक है, प्रोटेस्ट करें, आपका अधिकार है। और पार्लियामेंट में जब अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, तो पार्लियामेंट में जब सार्थक चर्चा होगी इस पे। मैंने अभी रिसेंटली माइनॉरिटी मिनिस्टर का भी 5 मिनट पहले बयान सुना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, 5 घंटे 8 घंटे चर्चा करें। तो अच्छे से अच्छी चर्चा करें, डेमोक्रेटिक तरीके से चर्चा करें, और कुछ अमेंडमेंट अगर कराना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो कराएं। 2 सवाल, भड़काएं नहीं किसी को। ठीक है, 2 सवाल आपकी बातों से निकल कर आते हैं और खासतौर पर विपक्ष के सवालों से। देखिए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने के लिए यह कर रही है। ओवैसी साहब कहते हैं कि जो
मुसलमानों के दान की हुई जमीन है, उससे उनका भला होना चाहिए, सरकार उसको हड़पना चाहती है। अब वो जाहिर तौर पर आप सामने आए हैं तो अब बोलेंगे कि आप तो सरकार की जुबान बोल रहे हैं। ऐसे में आपका ऐसे लोगों को क्या जवाब होगा? मैं इसमें बहुत क्लियर करूंगा कि मुसलमानों की जमीन तो देखिए रही नहीं, जब वक्फ कर देते तो अल्लाह की जमीन हो जाती है। और वक्फ करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी की आमदनी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं के लिए हो, यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, जो नहीं हो रहा है। कुछ जगह हो रहा होगा तो मैं इसकी ना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर नहीं हो रहा है। ज्यादातर तो वक्फ जो लैंड माफिया है वही इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का। अब रही बात सरकार की, जब सरकार वे कानूनी तौर पर कानून क्या कहता है, जो सरकार पार्लियामेंट में ऑफिशियल बयान दे रही है हम उसको माने, या बाहर ये लोग जो मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं हम उसको माने। हमें ये सोचना है, हिंदुस्तान के नागरिक को ये सोचना है कि जो इंसान पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर मीडिया पे आके गुमराह कर रहा है वो बयान माने, ये सरकार का आधिकारिक बयान माने जो पार्लियामेंट में दिया जाए, जो सर्वोच्च संस्था है उसके सामने बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें यकीन करना चाहिए सरकार पे। और मैं तो खुद भी कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो और ट्रांसपेरेंसी आएगी इस एक्ट के आने के बाद में, अमेंडमेंट आने के बाद में। और हम इस बार कोशिश, हम भी सरकार से दोबारा भी कांटेक्ट करेंगे कि इस बार इस वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ वाकिफ की मंशा के हिसाब से गरीब गुरबाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम में आया जाए। उन मुस्लिमों का क्या जो नाराजगी के साथ आज ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर कई पूरे देश में कई जगहों पर पढ़ रहे थे, उनकी नाराजगी? देखिए ये उनका जाती मामला था, लेकिन मीडिया का जाती राय अगर मैं अपनी राय रखूं उसके अंदर, तो आज का दिन मुनासिब नहीं था। रमजान का मुबारक महीना खत्म हुआ था, आज ईद की नमाज थी। प्रोटेस्ट के लिए और भी दिन मिलते हैं आपको, करते, लेकिन ठीक है आज के दिन उन्होंने करा, किसी लोगों के जाती मामला थे, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के हालात नहीं थे। मैं आपको फिर वाजे करूंगा, ये पूरे हिंदुस्तान के हालात नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने काली पट्टियां नहीं बांधी है, कुछ लोगों ने बांधी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा ग्रुप है जो विरोध कर रहा है, उन्होंने बांधी होगी, बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं बांधे। अच्छा, 5 लाइन में ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो लोग नाराज हैं, जिनको ये डर है मन में, जिनको ये लगता है कि इसकी वजह से वक्फ का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में चला जाएगा और जो अब तक हमारे हाथों में रहता था। देखिए कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो खुलकर इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, उसके कई मेंबरान हैं और अन्य लोग हैं जो फायदा उठाते रहे वक्फ की संपत्तियों का। और तभी तो लगातार दिख रहा है, जो डेटा जारी किया गया है और सरकारी सूत्रों से भी जानकारी दी गई है, 19-20 में 167 करोड़, और वो घटता चला जाता है। जो आमदनी होनी थी वो घटती चली जाती है। ऐसे में आम लोगों को समझाने के लिए आप जो समझे हैं 5 लाइन में कैसे समझाएंगे, ये डर कैसे हटे? नहीं 5 लाइन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मैं आपकी बात, देखिए जो गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को कि सरकार का इसमें कब्जा हो जाएगा, हाँ। तो मेरी बात, मैं उन तब तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जब 1955 का 54 में एक्ट आया उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया हुई और मेंबर बनाने की। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने चेयरमैन है, क्या जिन जिन की सरकार है उनके चेयरमैन नहीं है वहां पर? जिन जिन की सरकार उनके मेंबर्स नहीं है वहां पर? सीईओ कौन ट्रांसफर करता है? जो सीईओ जो वहां अपॉइंट होता है वक्फ बोर्ड में, कौन ट्रांसफर करता है? सरकार का तो डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल रहा है वक्फ बोर्ड पे और आगे भी रहेगा। ये एक्ट बनाया गया संविधान के तहत। तो यही उनकी दलील है चिश्ती साहब, आपको टोक रही हूं मैं, आपको तो 1 सेकंड टोक रही हूं, लेकिन यही उनकी दलील है कि अभी भी जो अपॉइंटीज हैं, अगर सरकार उनको तय करती है कई अपॉइंटीज को, तो भ्रष्टाचार को रोके। इसमें ये संशोधन करने की क्या जरूरत है? नहीं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो संशोधन लाए हैं। देखिए अभी क्या हो रहा था कि जो स्टेट की गवर्नमेंट आती थी वो अपने पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे उनको ऑब्लाइज करती थी और मेंबर्स और चेयरमैन उसमें से बनता था। अब हो सकता है सरकार ये एक्ट ला रही है, इसके तहत कोई ना कोई कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। जब तक सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, जब तक करप्शन कंट्रोल खत्म भी नहीं होगा। मेरा मानना ये है, अगर इसको आप शरई इदारा मानते हैं तो बताइए इसमें किस वक्फ बोर्ड के अंदर मुफ्ती हैं, किस वक्फ बोर्ड के अंदर आलिम लोग हैं? आलिम मुफ्ती होने चाहिए था? नहीं, तमाम वक्फ बोर्डों के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और वो पॉलिटिकल 10-15 मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो आपस में इलेक्शन करके चेयरमैन बन जाते हैं। चेयरमैन का मैसेज आता है सीएम के यहाँ से कि इसको चेयरमैन बना दिया जाए, तो सरकार का कंट्रोल था ही ना। अब जो सीईओ बन रहे हैं तो आरएस क्या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के होते हैं या आईएएस कैडर के होते हैं, तो सरकार के नुमाइंदे हुए ना, तो सरकार का तो कंट्रोल है। मेरा कहना यह है कि देखिए अच्छा अमेंडमेंट कराएं, सब मिलकर कराएं, सार्थक चर्चा हो पार्लियामेंट में, लेकिन मुसलमानों को गुमराह ना किया जाए। ठीक है, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, आप आज तक पर आए और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।